साल था 1970। वर्ल्ड कप फाइनल में ब्राजील ने इटली को हरा दिया था और घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। तब सिर्फ 3 साल के रोबर्तो ने अपने पिता की आंखों में आंसू देखे। कहा जाता है कि उसी वक्त उन्होंने अपने पिता को दिलासा देते हुए एक वादा किया था। देखिए कितना प्यारा वादा था। वादा यह था कि एक दिन वो इटली के लिए वर्ल्ड कप जीतेंगे और वो भी ब्राजील को हराकर। उस समय शायद खुद रॉबर्टो को भी नहीं पता होगा कि किस्मत एक दिन उन्हें उसी ब्राजील के सामने वर्ल्ड कप फाइनल में खड़ा कर देगी। और वो मौका आता है करीब 24 साल बाद, यानी कि साल 1994 में। रॉबर्टो बैजियो इटली को लगभग अकेले दम पर वर्ल्ड कप फाइनल तक लेकर जाते हैं। सामने फिर वही ब्राजील था। बचपन का सपना, पिता से किया गया वादा और पूरे देश की उम्मीदें, सब कुछ उनके कंधों पर था। लेकिन उस रात जो हुआ वो आज भी फुटबॉल इतिहास के सबसे दर्दनाक लम्हों में गिना जाता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ उस दर्दनाक पल की नहीं है। ये कहानी है उस बच्चे की जिसने 3 साल की उम्र में एक सपना देखा था और जो पूरा होते होते रह गया था। रॉबर्टो बैजियो का जन्म 18 फरवरी 1967 को इटली के कोल्दोनियो में हुआ था, जो विचेंजा के पास एक छोटा सा शहर है। इटालियन नेम्स जो हैं उनको प्रोनाउंस करने में कुछ दिक्कतें होती है, लेकिन जो हमें समझ आया उसके हिसाब से उसे विचेंजा कहा जाता है। पिता किसान थे और घर में फुटबॉल का माहौल शुरुआत से ही था। रॉबर्टो ने विचेंजा की यूथ एकेडमी से शुरुआत की और बहुत जल्दी ही सबको समझ आ गया था कि इस लड़के के पास टैलेंट जो है वो बाकियों से अलग है। घर के पास एक छोटा सा मैदान था जहां वो घंटों फुटबॉल खेला करते थे। उनके बचपन के कोच कहते थे कि उनकी पैरों में जादू था। गेंद जब उनके पास होती थी तो लगता था कि वो किसी और ही दुनिया में जी रहे हैं। उनके टैलेंट को देखते हुए 18 साल की उम्र में ही इटली की मशहूर फुटबॉल क्लब फियोरेंटीना ने उन्हें साइन कर लिया। ये उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन यही चीज उनके लिए खुशी से ज्यादा दर्द लेकर आया। ट्रांसफर से 2 दिन पहले ही उनका भयानक एक्सीडेंट हुआ। घुटने में इतनी बुरी चोट लगी कि ACL और मेनिस्क दोनों टूट गए और इस एक्सीडेंट में उन्हें इतने टांके लगे जो सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। उन्हें 1-2 स्टिच नहीं बल्कि कुल 220 स्टिचेज लगाने हुए। medium.com में छपी एक आर्टिकल के मुताबिक सबसे दर्दनाक बात यह थी कि रॉबर्टो को पेन किलर से एलर्जी थी, इसलिए पूरी सर्जरी उन्होंने बिना बेहोश हुए कराई थी। हर टांके का दर्द झेला था और डॉक्टरों ने तो यहां तक कह दिया था कि शायद वो दोबारा नॉर्मल तरीके से चल भी नहीं पाएंगे। लेकिन रॉबर्टो हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने 18 महीने बाद ही मैदान पर वापसी की और इस बार जो इंसान मैदान पर लौटा था वो पहले से कहीं और ज्यादा ताकतवर था। हालांकि कुछ समय बाद उनका घुटना एक बार फिर से बुरी तरीके से चोटिल हो जाता है, लेकिन इस बार भी उन्होंने हार नहीं मानी। इस रिकवरी के दौरान रॉबर्टो बैजियो की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें सिर्फ बेहतर फुटबॉलर ही नहीं बनाया बल्कि एक अलग तरीके का इंसान भी बना दिया। घुटने की गंभीर चोट से जूझ रहे बैजियो को उस दौर में बुद्धिज्म का रास्ता मिला। द एथलेटिक को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया था कि फ्लोरेंस में रिकवरी के दौरान उन्हें एक रिकॉर्ड शॉप में बुद्धिज्म से जुड़ी हुई एक बुक मिली थी। वहीं से उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। आगे चलकर उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया और इसे अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना लिया। बैजियो का मानना था कि बुद्धिज्म ने उन्हें मुश्किल हालात में शांत रहना सिखाया। अब वापस फुटबॉल की बात करते हैं। फियोरेंटीना में रॉबर्टो ने जो फुटबॉल खेली वो इटली में किसी ने भी पहले नहीं देखी थी। ड्रिबलिंग, लॉन्ग रेंज शॉट्स, डेलिकेट चिप्स, फ्री किक्स, एक सच्चे फेतिंजस्ता की तरह। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा प्लेयर जो सिर्फ खेलता नहीं था बल्कि मैदान पर जादू पैदा करता था। लेट 1980s में वो फियोरेंटीना के सबसे भरोसेमंद प्लेयर बन चुके थे। उनके फ्री किक्स देखने के लिए लोग स्टेडियम में आया करते थे। डेविड बेकहम, आंद्रे पियरलो, रोनाल्डिनियो, डेल पिएरो जूनियो, रॉबर्टो कार्लोस से पहले रॉबर्टो बैजियो अपनी फ्री किक का जादू बिखेर रहे थे। फिर आया साल 1990 जब यूवेंटस ने उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड फी पर खरीद लिया। फियोरेंटीना के फैंस के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। फ्लोरेंस में दंगे होने शुरू हो गए। फियोरेंटीना के फैंस ने सड़कों पर उतरकर इस फैसले का विरोध किया। गाड़ियां जलाई गई। ये देखकर समझ आता है कि रॉबर्टो सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं थे, वो उस शहर के लिए इमोशन भी थे। यूवेंटस में रॉबर्टो ने अपने गेम को और बेहतर बनाया। 5 सीजन में उन्होंने 115 गोल किए। साल 1993 में उन्होंने बैलन d'Or जीता, फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर बने और यूवेंटस को उन्होंने यूएफा कप भी दिला दिया, जो उनका 10 साल में पहला यूरोपीय खिताब था।
रॉबर्टो बैजियो उस समय दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉलर माने जाते थे। मार्को वैन वेस्टेन और फ्रैंक राइकार्ड से भी ज्यादा पॉपुलर नेम उनका हो चुका था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। 1994 का वर्ल्ड कप अमेरिका में था। इटली की टीम पूरा दारोमदार रॉबर्टो बैजियो के कंधों पर दे चुकी थी। कोच अरीगो साकी टिपिकल डिफेंसिव फुटबॉल खेलना चाहते थे, लेकिन रॉबर्टो बैजियो के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ग्रुप स्टेज में इटली की हालत बेहद खराब रही। आयरलैंड के खिलाफ वो पहला मैच हार गए। हालांकि इसके बाद नॉर्वे के खिलाफ टीम को जीत मिली और मैक्सिको से मैच ड्रॉ हुआ। टीम जैसे तैसे तीसरे नंबर पर रहते हुए अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर पाई। मीडिया और फैंस ने कोच अरीगो साकी पर कई तरीकों के सवाल उठाए। रॉबर्टो को बेंच करने की मांग हो रही थी, जैसा हाल के दिनों में आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेकर सुन रहे होंगे कि उनकी अब उम्र हो गई है, उन्हें बेंच पे बिठा देना चाहिए। द इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल में बताया गया कि साकी पर उस समय इतना प्रेशर था कि उन्होंने खुद कहा था कि अगर टीम जल्दी बाहर हो जाती है तो वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन फिर आता है नॉकआउट राउंड, जहां पे बैजियो ने दिखाया कि वो सुपरस्टार क्यों है। राउंड ऑफ 16 में नाइजीरिया के खिलाफ इटली 0-1 से पीछे चल रही थी। सब मान चुके थे कि इटली की टीम जो है अब वर्ल्ड कप से बाहर होने वाली है, लेकिन तभी रॉबर्टो मुसी के बेहतरीन पास पर बैजियो ने एक शानदार गोल दाग दिया। एक्स्ट्रा टाइम में उन्होंने पेनल्टी स्कोर की और टीम को क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया। क्वार्टर फाइनल में स्पेन के खिलाफ 88वें मिनट में फिर रॉबर्टो ने विनिंग गोल किया। गोल इतना शानदार था कि अंदोनी जुबिजारेता, जो उस समय यूरोप के सबसे बेहतरीन गोलकीपर्स में थे, उनके पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। दो अलग अलग मैचेस में ठीक 88वें मिनट में बैजियो ने इटली को बचा लिया था। सेमीफाइनल में बुल्गारिया के खिलाफ उन्होंने 2 गोल किए। पहला गोल इतना शानदार था कि आज भी उस टूर्नामेंट का उसे सबसे बेहतरीन गोल माना जाता है, जबकि दूसरा गोल भी एकदम क्लासिक था, जहां उन्होंने ऑफसाइड ट्रैप को बीट करते हुए क्लिनिकल तरीके से गोल ठोक दिया था। इटली फाइनल में था। अब सामने थी ब्राजील की टीम, वही ब्राजील जिसे हराने का वादा एक 3 साल के बच्चे ने किया था। अब उसी सपने को पूरा करने का समय आ चुका था। फिर आया फाइनल वाला दिन, यानी कि तारीख 17 जुलाई 1994, रोज बाउल का मैदान। द एथलेटिक की रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन जो गर्मी थी वो बेहद असहनीय टाइप थी, खासकर इटली के प्लेयर्स के लिए। उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। ना तो फ्रैंको बैरेजी और ना ही रॉबर्टो बैजियो इस मैच में 100% फिजिकली फिट थे, लेकिन दोनों लगातार खेलते रहे। हालांकि निर्धारित 90 मिनट में दोनों टीम में से कोई भी गोल नहीं कर पाई। यहां तक कि मैच जब एक्स्ट्रा टाइम में गया तब भी दोनों टीम में से किसी से भी गोल नहीं हो पाया। फिर आता है पेनल्टी शूटआउट। फ्रैंको बैरेजी अपना पेनल्टी कन्वर्ट नहीं कर पाया। डेनियल मेसेरो से भी पेनल्टी मिस हो गई। शूटआउट में इटली 2-3 से पीछे चल रहा था। फिर आते हैं रॉबर्टो बैजियो। नौबत यह थी कि अगर रॉबर्टो स्कोर भी कर देते तो इटली के लिए यह मैच जीतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि ब्राजील के पास उस समय लीड थी और उसे अपना आखिरी पेनल्टी मिस करना होता, तभी इटली के पास कोई चांस होता। लेकिन इटली के फैंस को बैजियो पर पूरा भरोसा था। उन्होंने रनअप ली और जोरदार शॉट लगा दिया, लेकिन गेंद क्रॉस बार के ऊपर से निकल गई। रॉबर्टो बैजियो कुछ सेकंड के लिए वहीं खड़े रहे, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी ये क्या हुआ। उनका सिर झुका हुआ था, हाथ कमर पर थे और सामने ब्राजील के प्लेयर्स जश्न मना रहे थे। वो फोटो इतनी दर्दनाक थी कि बाद में दुनिया भर के फुटबॉल फैंस ने उन्हें द मैन हु डाइड स्टैंडिंग कहना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था कि बैजियो सचमुच हार गए थे, बल्कि उस पल ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके अंदर का एक हिस्सा वही मैदान पर टूटकर बिखर गया हो। जिस प्लेयर ने पूरे टूर्नामेंट में इटली के सपनों को जिंदा रखा था, वही प्लेयर अब अपने सबसे बड़े सपने को अपनी आंखों के सामने टूटता हुआ देख रहा था। और यही वजह है कि वो तस्वीर आज भी फुटबॉल इतिहास की सबसे भावुक तस्वीरों में गिना जाता है। फुटबॉल इतिहास के सबसे आइकॉनिक इमेज में से एक माना जाता है। इतनी आइकॉनिक कि जब भी 1994 वर्ल्ड कप की बात होती है तो सबसे पहले यही इमेज याद आती है। द एथलेटिक के इंटरव्यू में रॉबर्टो ने बाद में कहा कि अगर उस पल उनके हाथ में चाकू होता तो वो खुद को मार लेते। सिर्फ एक शॉट और उन्होंने ना सिर्फ वर्ल्ड कप जीतने का मौका खो दिया था, बल्कि दूसरी बार बैलोन d'Or और दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर होने का भी मौका खो दिया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इटली ने कभी भी बैजियो को दोषी नहीं माना, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें माफ करने की जरूरत ही नहीं थी।
Goal.com के एक आर्टिकल में लिखा गया कि 1994 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद इटालियंस ने जो आंसू बहाए थे वो गुस्से के नहीं थे, बल्कि वो बैजियो के लिए सहानुभूति के आंसू थे, क्योंकि पूरा देश जानता था कि अगर बैजियो नहीं होते तो इटली की टीम फाइनल तक ही नहीं पहुंच पाती। जिस प्लेयर ने पूरे टूर्नामेंट में टीम को अपने कंधों पर उठाकर रखा, उसकी एक गलती को लोग उसकी पहचान नहीं बनने देना चाहते थे। यही वजह है कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है उस मोमेंट के बाद कम होने के बजाय और बढ़ गई। 1990s के इटली में उनकी पोनीटेल एक फैशन नहीं बल्कि एक जुनून बन चुकी थी। हजारों बच्चे उनके जैसे बाल रखने लगे थे और उनके जैसे फुटबॉल खेलना चाहते थे। बैजियो सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं थे, वो एक मूवमेंट बन चुके थे और 1994 की वो एक मिस हुई पेनल्टी उस मूवमेंट को खत्म नहीं कर सकी, बल्कि शायद उसी ने उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया। अब बात करते हैं 1998 के वर्ल्ड कप की। फ्रांस के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच में फिर से पेनल्टी शूट आउट आया। इस बार रॉबर्टो ने खुद आगे बढ़कर पहली पेनल्टी लेने की जिम्मेदारी उठाई। Medium.com के आर्टिकल में यह बताया गया कि ये उनकी करेज की सबसे बड़ी मिसाल थी। 4 साल पहले जो हुआ था उसके बाद आगे बढ़कर पेनल्टी मांगना ये हर इंसान के बस की बात नहीं थी। उन्होंने गोल किया। इटली फिर भी ये मैच हार गई, लेकिन रॉबर्टो ने अपने कुछ डेमंस को उस रात डिफीट कर दिया था। वो इकलौते इटालियन प्लेयर थे जिन्होंने 3 अलग अलग वर्ल्ड कप में गोल किए थे। 9 वर्ल्ड कप गोल के साथ वो पाउलो रोसी और क्रिस्टियन वियरी के साथ इटली के सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप गोल करने वाले प्लेयर हैं। यूवेंटस के बाद रॉबर्टो ने मिलान, बोलोनिया, इंटर और फिर ब्रेस्चा के लिए खेला। द एथलेटिक के इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो हमेशा इटालियन टीम के करीब रहना चाहते थे, इसलिए कभी दूसरे देश नहीं गए। जापान से भी उनके पास ऑफर आए, बड़े क्लब से उनके पास ऑफर आए, लेकिन रॉबर्टो ने हमेशा मना कर दिया। उनकी ऑटोबायोग्राफी उना पोर्ता नेल चिएलो यानी कि अ डोर इन द स्काई में उन्होंने लिखा कि नई टीम के लिए 3 शर्तें थी। पहली कि टीम सीरिया आ में होनी चाहिए, दूसरी कि घर के पास की टीम होनी चाहिए और तीसरी शर्त ये थी कि उन्हें गारंटी दी जाए कि उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा। ब्रेस्चा में खेलने के दौरान उनके घुटने इतने खराब हो गए थे कि एक मैच के बाद 1 घंटे की ड्राइव के बाद जब वो घर पहुंचे तो उनका पैर सीधा भी नहीं हो पा रहा था। साल 2004 में जब रॉबर्टो बैजियो ने अपना आखिरी मैच खेला, तब लेजेंडरी स्टेडियम सैन सीरो में करीब 80,000 लोग मौजूद थे। सामने एसी मिलान की स्टार टीम थी जिसमें काका, शेवचेंको, गतुजो, आंद्रे पियरलो, काफू और माल्दीनी जैसे दिग्गज प्लेयर्स खेल रहे थे। लेकिन उस दिन लोग मिलान को देखने नहीं आए थे, वो बैजियो को आखिरी बार देखने के लिए आए थे। जब वो मैदान से बाहर निकले तो पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। मिलान के फैंस भी उसमें शामिल थे। उनकी आंखें नम थी। तभी मिलान के कप्तान पाउलो माल्दीनी ने उन्हें गले लगाया और कहा कि आज के बाद इटालियन फुटबॉल पहले जैसा कभी भी नहीं रहेगा। शुक्रिया रॉबर्टो। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे पूरा सैन सीरो उन्हें रोक लेना चाहता हो, क्योंकि वहां सिर्फ एक प्लेयर रिटायर नहीं हो रहा था, बल्कि इटालियन फुटबॉल का सबसे खूबसूरत अध्याय खत्म हो रहा था। तो ये थी रॉबर्टो बैजियो की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज और इस वीडियो को शूट किया है विमल जी ने। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।